हेलो दोस्तों, आइडियल यूथ मिशन की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम लोग 12th फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ा रहे थे। हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे आवेश के बारे में और आवेश के बारे में, उसके बाद आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत पढ़े थे, उसके बाद आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़े थे। उसके बाद यहाँ तक चर्चा हुई थी कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ पर चर्चा चली थी और कूलम्ब्स लॉ के बाद हम एक क्वेश्चन कराए थे। और उसके बाद अगले क्लास आज है। हम लोग देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप क्या होता है। उससे पहले आपको याद दिला दे, पिछली क्लास में चर्चा हुई थी कि कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ Q1 की बात करते हैं तो Q1 होता है पहला आवेश। Q2 की बात करते हैं तो Q2 होता है दूसरा आवेश। और R की बात करते हैं तो R होता है आवेशों की बीच की दूरी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है गुरुत्वाकर्षण बोल रहे हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक। स्थिर वैद्युत नियतांक। इतना चर्चा हम लोग कर लिए थे। कूलम्ब के नियम से जो फोर्स का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल का जो फॉर्मूला आया था वह आया था बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पे Q1 क्या था तो Q1 था पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R क्या था आवेशों की बीच की दूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है जिसका नाम था स्थिर वैद्युत नियतांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर था। ये था, इतना चीज हम लोग देख चुके थे। और आज हम एक महत्वपूर्ण चीज डिस्कस करेंगे, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। ये पिछले की क्लास में थी, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और जो सारा चीज Q1 क्या है तो पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R आवेशों के बीच की दूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्थिर वैद्युत नियतांक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। कूलम्ब के नियम सदिश रूप में यह देखा जाता है कि अगर दो आवेश हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए सपोज डैट एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह R है। तो Q1 के द्वारा लगा बल Q2 पर और Q2 के द्वारा लगा बल Q1 पर क्या दोनों समान है? तो इसको देखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब के नियम का सदिश रूप।
सदिश रूप पढ़ने से पहले यहाँ से हम फोर्स का एक फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि फोर्स का कूलम का नियम का नाम है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी r है तो ऐसी स्थिति में आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई में r²। अब इस बल की दिशा को देखने के लिए आपको वेक्टर का नॉलेज होना जरूरी है। मतलब कि आपको 11th में वेक्टर पढ़ना होता है। बिना वेक्टर के फिजिक्स संभव नहीं है। वेक्टर को टूल्स माना गया है फिजिक्स का, मतलब कि बिना वेक्टर के फिजिक्स संभव नहीं है। आप जब तक वेक्टर की जानकारी नहीं लेंगे, वेक्टर आपको नहीं आएगा, तब तक आप फिजिक्स पढ़ नहीं सकते हैं। और 11th में वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर को हम मैथमेटिकल टूल्स ही मानते हैं, वेक्टर को मैथमेटिकल टूल्स ही माना जाता है, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर का बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है, कल्पना नहीं कर सकते हैं उतना ज़्यादा यूज है। जब तक आपको वेक्टर नहीं आ सकता है तब तक ये सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो वेक्टर पढ़ना जरूरी है। फिलहाल अभी अगर हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा को देखने के लिए अगर वेक्टर पढ़ना है तो किसी भौतिक राशि की अगर डायरेक्शन को देखना है, दिशा को देखना है, तो दिशा देखने के लिए हमको पढ़ना होता है वेक्टर। और वेक्टर में एक चीज़ है डायरेक्शन को, खासकर डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए उसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो इसका जो परिमाण होता है, इसका परिमाण 1 होता है, परिमाण 1 होता है। और किसी भी रेखा पर यूनिट वेक्टर को कंसीडर किया जा सकता है, किसी भी रेखा पर इकाई सदिश को दर्शाया जा सकता है। और इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस में, ऐसा आप कभी पढ़े होंगे कि मैथ में पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस में जो वेक्टर होता है वह आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जो होता है वह जे कैप होता है, और जेड एक्सिस में जो वेक्टर यूनिट वेक्टर कंसीडर किया जाता है उसको के कैप से डिनोट किया जाता है। और इस आई कैप, इसके साथ अगर परिणाम लगा दिया जैसे 10 आई कैप, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आई कैप का मतलब होता है दिशा को निर्देश करने वाला। दिशा मतलब एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष की ओर। आपको कहेगा कि 10 आई कैप कोई चल रहा है, इसका मतलब चल रहा है 10 कदम एक्स अक्ष की ओर बढ़ रहा है। यह होता है परिमाण और ये होता है डायरेक्शन। मतलब किसी के साथ अगर आई कैप लग रहा है इसका मतलब वो है, उसका मतलब कि उसका डायरेक्शन एक्स अक्ष की ओर है। अगर किसी के साथ जे कैप लग रहा है इसका मतलब कि 10 कदम चलना है जे कैप की ओर, मतलब जे कैप मतलब वाई अक्ष की ओर। अगर किसी के साथ के कैप लग रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसको जेड अक्ष की ओर 10 कदम चलना है। तो दिशा को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का। हम लोग यहां पे भी 2 बल लग रहा है, एक तो अगर 2 आवेश है तो पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगाएगा और दूसरा आवेश पहला आवेश पर बल लगाएगा। मतलब यह है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम पढ़ेंगे आज कूलम के नियम से कि दोनों आवेश जो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, इन बलों का परिणामी समान है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम पढ़ते हैं कूलम के नियम का सदिश रूप। और कूलम के नियम का सदिश रूप पढ़ने के लिए आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो वेक्टर जितना यूज है उतना हम बता दिए। अभी फिलहाल आगे आने वाले कम से कम बहुत बार इस चैप्टर में हम कम से कम 50-60 बार हम वेक्टर का यूज करेंगे। इसलिए बेशक बहुत जरूरी है कि आप वेक्टर का नॉलेज अच्छा से रखें। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। हम इस पार्टिकुलर रेखा पर, मतलब दूरी के एक्सिस पर, मतलब मान सकते हैं कि Q1 लगा रहा है Q2 पर बल और Q2 भी लगा रहा है Q1 पर बल। तो पहले तो हम लिखते हैं Q1 के द्वारा, ऐसा लिख लेते हैं Q2 के द्वारा Q2 के द्वारा Q1 पर लगा बल, Q2 के द्वारा Q1 पर लगा बल। इस बल को अगर डिनोट करना है तो इसको हम लिखते हैं F। ध्यान से रखना, Q2 के द्वारा Q1 पर लगा बल, 1 पर लगा तो फोर्स एट 1/2, फोर्स एट 1/2, एरो का निशान सेम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में r²। और चूंकि हमको इस डायरेक्शन में, मतलब Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगा है, मान लीजिए कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल इधर की ओर करेगा और इस पर फोर्स लगेगा, इसका नाम हो जाएगा F12 और इधर की ओर जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा
F21, इसको मिटा कर लिख देते हैं F21। इस सीधा सा मतलब F12 लिखने का सीधा सा मतलब है कि दो के द्वारा एक पर लगा बल, और F21 का सीधा सा मतलब है कि दो पर एक के द्वारा लगा बल। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, तो फोर्स एट वन बाई टू, मतलब एक पर दो के द्वारा लगा बल, और फोर्स एट टू बाई वन मतलब कि दो पर एक के द्वारा लगा बल। यह दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, इस बात का डिसीजन अभी हम करेंगे। तो हमको फोर्स एट 1/2 लिए है, मतलब दो के द्वारा एक पर लगा बल। अब इस दिशा में हम यूनिट वेक्टर को कंसीडर करेंगे। अब यूनिट वेक्टर को कंसीडर करने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन को ले सकते हैं। हम इसमें दूरी को लेंगे, और दूरी को लेंगे, यूनिट वेक्टर दूरी को लेंगे, तो इस डायरेक्शन में दूरी का जो यूनिट हो जाएगा r, और चूंकि हम 1 से 2 जा रहे हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे क्या चीज, 1 2 कैप। इधर हम दिशा ले लेंगे, इसका दिशा R12 कैप, ये ले लिए। और यहाँ थोड़ा सा हम और जानकारी आपको देना चाहेंगे कि किसी भी यूनिट वेक्टर अगर a कैप लिख रहे हैं, तो a कैप का जो मान होता है वह वेक्टर a बाई ए होता है, वेक्टर a बाई ए। जहाँ पे वेक्टर a तो सदिश होता है, और a जो होता है उस वेक्टर a का परिमाण होता है। सेम कंडीशन अगर R12 ले रहे हैं, तो R1 कहने का मतलब सीधा सा मतलब है कि R का परिमाण मतलब दूरी का परिणाम हमको पता है कि R होगा। इस फोर्स के फॉर्मूला को और आगे बढ़ाते हैं, तो F12 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R² इंटू इसके जगह पर A कैप बराबर वेक्टर A अपॉन A, वैसे ही R कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर R बटे में R, वेक्टर R बटे में R। और यहाँ पे लिखेंगे 1 2। इस हिसाब से अगर देखें तो नीचे वाला R से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में RQ इंटू R12। स्पष्ट है, मतलब ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। एक्चुअल में ये फोर्स है वह दूसरे के द्वारा पहले पर लगा बल। सेम अगर इसी प्रकार हम देखें, इसको मिटा देते हैं हम, इसी के द्वारा अगर हम लिखें सेम इसी प्रकार, तो लिखेंगे यहां पे है Q2 के द्वारा Q1 पर लगा बल। हम क्या करेंगे, Q1 के द्वारा Q2 पर लगा बल, Q1 के द्वारा Q2 पर लगा बल। और इस बल को लिखेंगे हम लोग क्या चीज, तो हम लिखेंगे F, चूंकि Q2 पर है तो F21 मतलब फोर्स एट 2/1 बराबर फॉर्मूला वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई में R², और इंटू में इस डायरेक्शन में हो जाएगा R कैप 21। यहां से फिर R कैप को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप फोर्स 21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई में R² इंटू में इसको लिख सकते हैं R21 बटे में R। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स एट 2/1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई में R²। यहाँ पे R² नहीं, R² में एक R से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा ये RQ
इंटू में हो जाएगा R21। स्पष्ट है। और एक चीज वेक्टर का फिर यहां से थोड़ा सा टूल्स देखेंगे। अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, ठीक इसके डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर ठीक इसी परिमाण का अगर हम कंसीडर करें, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह हो जाएगा माइनस वेक्टर ए, माइनस वेक्टर ए। इसको देखने के लिए मतलब वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की ओर वेक्टर ए है, ठीक वाई एक्सिस में मतलब इसके विपरीत अगर वेक्टर देखा जाए तो वह वेक्टर होगा माइनस वेक्टर ए, ठीक उतना ही परिमाण का। सेम कंडीशन आर को हम यूनिट वेक्टर माने हैं, मतलब यदि आर को इधर से कंसीडर करें और इधर से कंसीडर करें तो यह R12 और R21 दोनों आपस में परिमाण में बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं कि R12 बराबर होगा माइनस R21 के, बराबर होगा माइनस R21 के। इसका मतलब ये है कि हम R21 के जगह पर माइनस R1 लिख सकते हैं। यानी इस फोर्स के फॉर्मूला को अगर थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो ऐसी स्थिति पर लिखेंगे हम लोग F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में RQ इंटू में R21 के जगह पर R12 लिखा जा सकता है, लेकिन वह माइनस में होगा R12। और चूंकि यह माइनस आगे जाएगा, अगर माइनस आगे जाता है तो फोर्स का फॉर्मूला F21 का जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में RQ और डायरेक्शन हो जाएगा R12 इतना। अब ध्यान से देखिए, तो इसको मिटाते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे हम R12। ध्यान से देखिए तो ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में RQ इंटू R12। सेम कंडीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में RQ R12, यह दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि इतने के बदला, इस पूरे के बदले हम लिख सकते हैं F12, अर्थात यहीं पे लिख देते हैं हम, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अर्थात अगर देखा जाए F12 बराबर माइनस F21 इतना होने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक आवेश के द्वारा दूसरे पर लगा बल, आवेश 1 के द्वारा दूसरे पर लगा बल और आवेश 2 के द्वारा पहले पर लगा बल दोनों परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन विपरीत होगा, मतलब इसकी प्रकृति विपरीत होगी। प्रकृति कहने का मतलब यह है कि या तो विकर्षण बल हो या फिर क्या चीज, प्रतिकर्षण बल हो। Q1 के द्वारा Q2 पर लगा बल और Q2 के द्वारा Q1 पर लगा बल बराबर होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं, और यही है कूलम के नियम का सदिश रूप। मतलब यह है कि अगर आपके पास दो आवेश कंसीडर कर देता है कि दो आवेश है, एक 4 कूलम का है और दूसरा 6 कूलम का है, तो बताइए 4 कूलम और 6 कूलम के द्वारा लगा बल क्या होगा। तो 4 कूलम और 6 कूलम के बीच अगर मान लीजिए इसके बीच के डिस्टेंस r दे दिया है, कुछ दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि बल निकलता है 220 कूलम, 200 मान लीजिए 200 न्यूटन निकल रहा है, दोनों के बीच 200 न्यूटन का बल निकल रहा है। अगर 200 न्यूटन का बल निकल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि 4 कूलम का आवेश 6 कूलम के आवेश पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और सेम अगर इसके विपरीत हम बोले कूलम के नियम से, तो 6 कूलम का आवेश 4 कूलम के आवेश पर भी बल लगा रहा है। कितना बल लगा रहा है? तो 200 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन वह डायरेक्शन उसके विपरीत है। विपरीत कहने का मतलब यह है कि 6 कूलम का जो आवेश है, उस जो 4 कूलम का आवेश 6 कूलम पर बल लगा रहा था, ठीक उसके विपरीत है जो 6 कूलम के द्वारा 4 कूलम पर लगाया गया बल।
वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात है तो हम याद रखिएगा F12 बराबर होता है माइनस F21। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दो के द्वारा एक पर लगा बल बराबर और विपरीत होता है एक के द्वारा दो पर लगा बल। यह है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मतलब परिमाण बराबर होंगे लेकिन दोनों की प्रकृति अलग होगी। दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स एक दूसरे पर प्रकृति क्या होगी, अलग होगी। अब हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और, फिलहाल इसको मिटा लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, और इसमें देखें कि एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगा बल और दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगा बल बराबर होता है और विपरीत होता है, ये कूलम्ब का सदिश नियम कहता है। आगे चलते हैं हम लोग। कूलम्ब के नियम और कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में थोड़ा स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम लोग। तो इधर लिखेंगे हम लोग स्थिर वैद्युत बल, और इधर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहली बात कि इसमें जो फोर्स जो होता है वह आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इसमें जो लगा फोर्स होता है वह द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। m1 गुने m2। यह भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। F समानुपाती 1/r², और यह भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। F समानुपाती 1/r²। इसकी बात करते हैं तो यह आकर्षणात्मक एवं विकर्षणात्मक दोनों होता है। आकर्षणात्मक तथा विकर्षणात्मक होता है। जबकि इसकी बात करते हैं तो यह सिर्फ आकर्षणात्मक होता है। यह सिर्फ आकर्षणात्मक होती है। इसकी बात करते हैं, यह दो प्रकार की होती है। जबकि इसकी बात करते हैं तो यह केवल एक प्रकार की होती है। एक प्रकार की होती है। और इसकी बात करते हैं हम लोग तो स्थिर वैद्युत बल जो होता है माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम का प्रभाव पड़ता है, जबकि इस बल की बात करते हैं तो इसको माध्यम से कोई मतलब नहीं है। इस पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांच चीज जो मूल रूप से देखा जाता है
कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्थिर वैद्युत बल में आवेशों के जो बल होता है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और सेम कंडीशन की गुरुत्वाकर्षण बल में भी जो बल होता है वह द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। स्थिर वैद्युत बल की बात करते हैं तो स्थिर वैद्युत बल में जो होता है दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, और इसमें भी दोनों द्रव्यमान के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि यह भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तीसरी बात देखा जाए तो यह आकर्षणात्मक तथा विकर्षणात्मक दोनों होता है, मतलब कि यह अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, मतलब यह किसी को खींच भी सकता है और किसी को धक्का भी दे सकता है। लेकिन इसकी बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, आकर्षणात्मक होता है, मतलब किसी वस्तु को यह खींच सकता है, किसी वस्तु से अट्रैक्ट हो सकता है, इसको धकेल कभी नहीं सकता है, मतलब किसी को धक्का नहीं दे सकता है। और यह बात करें तो यह दो प्रकार की होती है, एक तो आकर्षणात्मक और दूसरा विकर्षणात्मक, दो प्रकार की होती है। कहने का मतलब कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है तो दो प्रकार का बल भी होता है। लेकिन द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान केवल और केवल एक प्रकार की होती है, इसलिए यह बल यानी द्रव्यमान के द्वारा लगा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह भी केवल क्या प्रकार की होती है, एक प्रकार की होती है। पांचवी की बात करें तो यह माध्यम, इस पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है, जबकि इस पर माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यम का प्रभाव कहने का मतलब यह है कि इसको हवा में रखिएगा, दो आवेश की बच, मान लीजिए कि आपको दो आवेश ले लिए हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर कर दीजिए। हवा में बल को कंसीडर कीजिए और पानी में बल को कंसीडर कीजिए तो दोनों का मान अलग अलग आएगा। लेकिन इसमें 2 kg का ब्लॉक ले लीजिए और 3 kg का ब्लॉक ले लीजिए, दोनों के बीच 4 सेंटीमीटर का दूरी कर दीजिए और इसको कहीं भी ले जाइए तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होने वाला नहीं है दोनों के बीच की। तो ये थी गुरुत्वाकर्षण, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में जो तुलनात्मक अध्ययन है, ये इतना चीज आप देख चुके हैं। इससे कुछ बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन का डिस्कशन हम करते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन से पहले आपको हम एक चीज बता देते हैं कि पहले तो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अगर आपको रिलेशन पता हो जाए तो ऐसी स्थिति में आसानी से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो रिलेशन पता करने के लिए हम लोग देखते हैं और हेडिंग देंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल यहीं पे लिख देते हैं फोर्स। हिंदी में अगर बात करते हैं तो हिंदी क्या होगी, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। हम देखते हैं दोनों के बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच संबंध। ऐसे देखेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम स्थिर वैद्युत बल लिखते हैं तो स्थिर वैद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है F, और स्थिर वैद्युत बल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। और इसको हम लोग डिनोट कर देते, इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करे थे F इज इक्वल टू हम लिखे थे A Q1 Q2 अपॉन में R²। ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये था कूलम के नियम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल के लिए।
गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बात करते हैं तो एफ जी, अब जी यहाँ पे क्यों लिखे हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जी इसलिए लिखे हैं। एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, तो एफ जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। और दोनों के बीच अगर रिलेशन निकालना है तो रिलेशन के लिए हम रेशियो निकालते हैं, रिलेशन के लिए क्या निकालते हैं, तो रेशियो निकालते हैं। और रेशियो क्या हो जाएगा, तो एफ ई बटे में हो जाएगा एफ इंटू कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी, चूंकि हम एफ जी से इंडिकेट किए हैं, लिखेंगे ऊपर ए Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर बटे में नीचे लिखेंगे जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो रिजल्ट जो हमको मिलने वाला है वह रिलेशन हो जाएगा मेरे पास एफ ई बटे में एफ जी बराबर ए Q1 Q2 अपॉन में कैपिटल जी M1 M2, ये रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है इसकी चर्चा हम थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ए की बात करते हैं तो ए है स्थिर वैद्युत नियतांक, और इस ए का मान की बात करते हैं तो ए का मान आप जानते हैं 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और इस कैपिटल जी की बात करते हैं तो जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और Q1 तो आपको पहले से पता है कि उसमें दो आवेश देगा, तो पहला आवेश होता है Q1 और दूसरा आवेश होता है Q2। M1 भी पता है कि M1 होता है पहला वस्तु का द्रव्यमान, M2 होता है दूसरा वस्तु का द्रव्यमान। और इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आता है सो सुनिए, आपको क्वेश्चन देगा, आप घर से क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको देगा कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। या फिर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि दो प्रोटॉन हैं, तो दोनों प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। या फिर ऐसा दे सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है तथा दूसरा प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। या फिर आपको ऐसा भी दे सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है, तो इसके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या होगा और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। देखिए स्थिर वैद्युत बल अगर निकालना है तो सिंपल सी बात है कि ए का मान तो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। Q1 की बात करता है तो अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो Q के लिए हम Q का जो मान होगा मूल आवेश हो जाएगा, वह मान हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन की बात करता है तो प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान हो जाएगा 1.673 × 10 की पावर -27 kg। और आवेश की बात करता है तो वही हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। आपको न्यूट्रॉन की बात करता है तो न्यूट्रॉन के लिए आवेश 0 होता है। यहाँ पे कुछ खास कंडीशन है कि न्यूट्रॉन का मान आप हमेशा 0 लेंगे, अब न्यूट्रॉन के लिए आवेश का मान 0, लेकिन द्रव्यमान होता है 1.675 × 10 की पावर -27 kg। तो द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता है। इसका मतलब इसका जो रेशियो निकलने वाला है वह 0 बटे कुछ निकलने वाला है, इसका नीचे कुछ मान होने वाला है। तो इस तरीके से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इसका जो कोटि होता है यह कोटि पूछा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच अगर निकालिएगा तो रिजल्ट आएगा 10 की पावर 42। तो 10 की पावर 42 वह जो मान आता है वह अपने आप में कोटि उसका पूछता है, ठीक। तो यह है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। इसको हम लोग मिटाते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या संबंध होता है, और इस संबंध के द्वारा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम करने के लिए आपको दिए, घर से आप कर लीजिएगा। और आगे चलते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ।
कूलम के नियम का सीमाएं। सीमाएं, या इसी को दोष भी बोल सकते हैं कि कूलम के नियम का दोष क्या है। कूलम के नियम की सीमाएं लिखने के लिए सबसे पहले तो यह कूलम का नियम किसके लिए लागू होता है, तो कूलम का जो नियम है वह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। दूसरी बात, यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। आवेश के लिए लागू होता है। और तीसरी बात कि यह एक ही निकाय पर, यह एक ही निकाय पर यह एक ही निकाय पर यह एक ही निकाय पर एक ही निकाय पर आवेशों के बीच परिभाषित नहीं है। ये कूलम का नियम कहता है। बिंदु आवेश कहने का मतलब यह छोटा सा आवेश नहीं, वह डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो अभी आप इसको बिंदु नहीं मान सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस की तुलना में इसकी आकार बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इस मार्कर को यहाँ रखें और इस मार्कर को थोड़ी दूर, मतलब मान लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह अपने आप में एक पॉइंट होगा और ये भी अपने आप में पॉइंट होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वस्तु के आकार पर बिंदु आवेश निर्भर नहीं करता। बिंदु आवेश का कहने का मतलब यह है कि दो आवेश होगा और उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा आवेश के आकार की तुलना में ज्यादा होगा, आवेश के आकार की तुलना में ज्यादा होगा, तब ऐसी स्थिति में बिंदु आवेश मान सकते हैं। जैसे आप पृथ्वी को भी आवेश दे सकते हैं और चंद्रमा को भी आवेश दे सकते हैं। अपने आप में पृथ्वी इतना विशाल का है और चंद्रमा भी विशाल का है, लेकिन इस दोनों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी के आवेश को और चंद्रमा के आवेश को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। दूसरी बात कि यह रुके हुए आवेश पर लागू होता है। कूलम का नियम स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। अगर आवेश रुका हुआ है तो ऐसी स्थिति में कूलम का नियम काम करेगा, अन्यथा काम उस पर नहीं करेगा। और तीसरी बात कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कि यह एक ही निकाय पर आवेशों के बीच परिभाषित नहीं है। एक ही निकाय कहने का मतलब यही है कि एक सिस्टम ले लिए हम लोग और इस पर मान लीजिए कि माइनस चार्ज है, और थोड़ा सा यहाँ से टुकड़ा लेते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे भी है माइनस चार्ज। तो ऐसी स्थिति में कहने का मतलब यह है कि आवेशों के बीच तो फोर्स लगता है, कूलम बल लगता है। तो ये फोर्स, ये वाला आवेश इस पर बल नहीं लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर बल नहीं लगाएगा। मतलब इस बल को आप कूलम के नियम से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कूलम के नियम कहता है कि एक ही निकाय पर आवेशों के बीच बल जो है वह परिभाषित नहीं है। मतलब कि अगर एक ही निकाय पर अगर आवेश दे दिया जाए माइनस चार्ज, तो इधर वाला माइनस चार्ज और इधर वाला माइनस चार्ज एक दूसरे के बीच बल नहीं लगाएगा, ये कहता है कूलम का नियम। आगे चल के इन्हीं सब त्रुटि को, मतलब बिंदु आवेश, स्थिर आवेश और एक ही निकाय पर, इस सारी त्रुटि को गॉस ने साबित किया। गॉस ने इस सारी त्रुटि को ठीक ठाक कर दिया है, यानी कूलम के नियम को ठीक ठाक किया था गॉस। तो आगे आने वाली क्लास में हम जब गॉस का पढ़ में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे कि एक ही निकाय पर जो आवेश है उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। बिंदु आवेश के लिए बड़े बड़े आवेश लेंगे तो कैसे बल निकलेगा। तो इस सारी चीज़ के लिए हम लोग पढ़ेंगे गॉस का थ्योरम। इतना ही है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। दूसरी बात, यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है और यह एक ही निकाय में आवेशों के बीच के लिए परिभाषित यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा छूट गया था, इसमें लिखते हैं नहीं है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं कहने का मतलब यह है कि कंसीडर नहीं किया जा सकता है, बल को हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर एक ही निकाय पर प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है तो इधर का प्लस चार्ज और इधर का माइनस चार्ज, या इधर का माइनस चार्ज इधर का माइनस चार्ज, दोनों पर बल लगाएगा तो इस बल को हम निकाल नहीं सकते हैं। तो हम लोग आज देखे हैं कूलम का नियम, उसके बाद कूलम के नियम की सीमाएं, उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखे हैं, 3 चीज़ देखे हैं। और अगली क्लास में हम कूलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।